तो सबसे मेरे भाई पहले क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, ये जो कंकाल तंत्र आप पढ़ने जा रहे हैं, ये जो आप एस्केलेटल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, कंकाल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, इस कंकाल का मतलब क्या होता है तो वो आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह आपके बॉडी का एक आधार है। इस कंकाल को अंतः कंकाल कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर का भाग है और शरीर के ऊपर में क्या है, हमारी त्वचा है, बाल है, मांसपेशी है, नाखून है, जानवर में सिंग होता है, खूर होता है, हम लोगों में बाल होता है, कर्णपेशी होती है। तो जो आपको बाहर से दिखता है यह भी आपके कंकाल तंत्र का ही पार्ट्स है, और जो आपके बॉडी के अंदर में रहता है वह भी कंकाल तंत्र का ही पार्ट्स है। बॉडी के अंदर जो रहेगा वो भी कंकाल तंत्र का पार्ट्स होगा, और बॉडी के बाहर जो आपको दिखाई पड़ता है वो भी कंकाल तंत्र का ही पार्ट्स होता है। क्योंकि तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। तो कैसे अंगों का समूह, वैसे अंगों का समूह जो किसी भी जीव जंतु को एक निश्चित आधार प्रदान करती है, जो किसी भी जीव जंतु को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, उसे ही कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है, उसे ही स्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंकाल तंत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है अंतः कंकाल, अंतः कंकाल कहा जाता है, और दूसरे को क्या कहा जाता है, बाह्य कंकाल कहा जाता है। कंकाल तंत्र को बाबू कितने भागों में बांटा गया, तो क्लियर हो गया कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदल देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे भाई। इसी तरह से अपनी हौसला को बुलंद करो, निश्चित रूप से सफलता तुम्हारी कदम को चूमेगी। एकदम रेगुलर मेहनत करो, पढ़ो भी, थ्योरी भी और क्वेश्चन डिस्कशन भी करो, निश्चित रूप से नौकरी हो जाएगा। चलिए गौर हम लोग करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि आपका जो ये कंकाल तंत्र है, आपका जो एस्केलेटर सिस्टम है, ये आपके बॉडी को एक निश्चित आधार प्रदान करती है, एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये कंकाल तंत्र का मेन काम हो गया। इसके अलावा आपके शरीर के मूवमेंट के लिए भी कंकाल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षित, से आपका हार्ट है, किडनी है, स्टोमैक है, लीवर है, यदि ये कंकाल ऊपर से नहीं रहता तो क्या वो सुरक्षित हो पाता, नहीं हो पाता। अतः ये कंकाल तंत्र क्या करती है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को सुरक्षा भी दिलाती है, शरीर में गति भी प्रदान करती है, विभिन्न पदार्थों के वहन के लिए भी हमारी सपोर्ट करती है। अतः इस कंकाल तंत्र को क्या किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया। इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता अंतः कंकाल और दूसरे को क्या कहा जाता है, बाह्य कंकाल। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक आपका हो गया अंतः कंकाल और दूसरा क्या हो गया, बाह्य कंकाल। जल्दी कमेंट करके बाबू जवाब भी दिया करो जो हम पूछते हैं। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक अंतः कंकाल हो गया और दूसरा क्या हो गया, बाह्य कंकाल हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये अंतः कंकाल क्या है, जो आपको ये दिख रही है बॉडी, जिसमें शरीर का आंतरिक पार्ट्स आपको दिखाई पड़ता है, यानी इसमें अस्थि आता है और उपास्थि आता है। ये जो आपका अंतः कंकाल में है इसमें दो नाम आता है, एक आ जाएगा हड्डी और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा उपास्थि। यानी आप कह सकते हैं आपका बोन जो है, ये बोन किसके अंतर्गत आता है, हड्डियां किसमें आता है, ये उपास्थि किसमें आता है, तो ये आता है अंतः कंकाल तंत्र में। परीक्षा में सवाल पूछेगा रे बउआ कि बताइए अंतः कंकाल के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन में नाखून लिखा रहेगा, खूर लिखा रहेगा, जानवर का सिंग लिखा रहेगा, या बोन यानी हड्डी लिखा रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतः कंकाल में हड्डी आता है, उपास्थि आता है। लेकिन बाह्य कंकाल में क्या आ जाएगा, जो आपको बाहर से दिखता है, जैसे आपका त्वचा, आपका बाल, आपका नाखून, जानवर का खूर, जानवर का सिंग, मांसपेशी, ये सब बाह्य कंकाल में आता है, जो आपको बाहर से दिखाई देता है। अतः कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक अंतः कंकाल और दूसरा क्या हो गया, बाह्य कंकाल। हड्डी और उपास्थि अंतः कंकाल में आता है और अन्य सभी चीजें किसमें आता है, बाह्य कंकाल में आता है। कोई कंफ्यूजन? अब क्या है कि आपकी हड्डियां जो होती है मेरे भाई, ये हड्डी जो होता है ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। यानी आप कह सकते हैं हड्डियां का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है जो हम आपको दिखा देते हैं, एकदम आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा। स्पष्ट इसकी परिभाषा लिखा है कि वैसा तंत्र जो किसी जीव को एक निश्चित आकार व आधार प्रदान करती है, उसे ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। पहले इसकी डिफिनेशन हम आपको बता दिए हैं और आपको याद भी हो गया कि वैसा तंत्र
दो भागों में बांटा गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यानी वैसा तंत्र जो किसी भी जीव को एक निश्चित आकार वो आधार प्रदान करती है उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल के द्वारा आपके शरीर के ढांचा का निर्माण होता है। कैसे देखते हैं, अभी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है तो एक कुम्हार क्या करता है, लार को कस के बांधता है, मिट्टी लगाता है, कलर करता है और उसे एक रूप देता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी हड्डी है, मांसपेशी है, त्वचा है, बाल है, नाखून है, खुर है, इस सब से मिलकर क्या हुआ, हम लोगों के बॉडी का निर्माण हुआ, ढांचे का निर्माण हुआ। अतः ढांचे के निर्माण के अलावे तंत्र के कई और महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे हम आपको पहले बता दिए थे, ये क्या करता है, शरीर का जो आपका महत्वपूर्ण अंग है, इस महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षा भी दिलाता है। इसके अलावे शरीर को यह गति भी प्रदान करता है। इसके अलावे महत्वपूर्ण कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। इसके अलावे कुछ पदार्थों के लिए जमा होने वाले अंग के रूप में भी क्या करता है, यह कार्य करता है। अतः कंकाल तंत्र जो है यह आपके शरीर का एक आधार और आकार प्रदान करने वाला आपका पार्ट्स हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है कि कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, आपको हम बता ही दिए। एक को कहा जाता है अंतः कंकाल और दूसरे को क्या कहा जाता है, एक हो गया अंतः कंकाल और दूसरे को कहा जाता है बाह्य कंकाल। दोनों का एग्जाम्पल भी आपको पता चल गया। अंतः कंकाल का मतलब क्या होता है, शरीर का आंतरिक भाग, जैसे बोन हो गया, आपका उपास्थि हो गया, यानी बोन और कार्टिलेज, हड्डी और उपास्थि जो है वह किसके अंतर्गत आता है, अंतः कंकाल के अंतर्गत। जल्दी बताओ, अंतः कंकाल में कौन आएगा, हड्डी और उपास्थि आ जाएगा, और बाह्य कंकाल में कौन आ जाएगा, त्वचा आ जाएगा, मांसपेशी आ जाएगा। लाइट को कम करवा दें, पता नहीं कम लाइट कहां से होता है, ब्राइटनेस कम, इससे तो ब्राइटनेस एकदम कम है, चला इससे कम ब्राइटनेस हो ही नहीं सकता है। ये जो ब्राइटनेस है ना बोर्ड का, चला बहुत कम है, क्योंकि देखो थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो और भी देखो कुछ नहीं दिखता है। अतः ब्राइटनेस के मामले में इस सबसे कम है। पता नहीं क्या लाइट का प्रॉब्लम है, ये तो बताना मेरे लिए मुश्किल है। चला क्या हमको तो सब उतना बुझाता नहीं है, लेकिन बोर्ड का जो नेचुरल लाइट है वो एकदम अभी कम है। बोर्ड के लाइट का प्रॉब्लम नहीं है बाबू, क्लियर एकदम। अरे सुन लो ना, जो किताब यहाँ लिखल है वो तोरा किताबों में लिखल है, समझा रही है, मेन समझने पर फोकस दो। ये दो प्रकार का हो गया। अंतः कंकाल में कौन आ गया, हड्डी और उपास्थि, और बाह्य कंकाल में कौन आता है, तो आपका जो बाह्य कंकाल है उसमें त्वचा आता है, बाल आता है, नाखून आता है, जानवर का सिंग आता है, ये सब बाह्य कंकाल में आता है। वही लिखा हुआ है कि बाह्य कंकाल कंकाल तंत्र का वो भाग है जो शरीर के बाहरी भागों में मौजूद होता है, उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे क्या हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, खुर हो गया, त्वचा हो गया, जानवर का सिंग हो गया, ये सब बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। नाम या एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बाल किस में आएगा, बाह्य त्वचा में, नाखून किस में आएगा, बाह्य त्वचा में, त्वचा किस में आएगा, बाह्य कंकाल में, तो ये सब आपके बाह्य कंकाल तंत्र का पार्ट्स होता है। कहता है ये मृत कोशिकाओं का बना होता है। जितना भी बाह्य कंकाल तंत्र का पार्ट्स है, चाहे आपका बाल हो, चाहे नाखून हो, जानवर का सिंग हो, या आपका ये जानवर का खुर हो, वो सब मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, अतः कैरोटीन का बना होता है। आपका बाल किसका बना होता है, कैरोटीन प्रोटीन का। नाखून किसका बना होता है, कैरोटीन प्रोटीन का। त्वचा किसका बना होता है, कैरोटीन प्रोटीन का। यह सिंग किसका बना होता है, कैरोटीन प्रोटीन का। और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। आपके नाखून का ये आगे वाला पार्ट से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, बाल में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। और ये किस चीज की बनी होती है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसके अंतर्गत जो शामिल संरचना है उसमें एक विशेष प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ही कैरोटीन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अतः ये कैरोटीन प्रोटीन क्या करता है, यह एक जलरोधी प्रोटीन है। आपके त्वचा का भी निर्माण कैरोटीन प्रोटीन से होता है। और कैरोटीन प्रोटीन का बाबू सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कैरोटीन प्रोटीन में ये जलरोधी होता है। ये अपने से अंदर जल को प्रवेश करने नहीं देता है। इसकी सूक्ष्म छिद्र से जल बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर के पानी को अंदर ये प्रवेश नहीं करने देता है। अर्थात ये कैरोटीन प्रोटीन जो है ये जलरोधी प्रोटीन होता है, जिसके द्वारा शरीर को जल से क्या मिलती है, सुरक्षा प्रदान मिलती है। आपका बॉडी जो है इसको क्या किया जाता है, जल से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? अब यदि अंतः कंकाल की बात करेंगे तो इसमें हम आपको क्या बताए, इसमें दो नाम आता है जो आपके बॉडी को आधार और आकार प्रदान करती है। इसमें एक आ जाता है हड्डी और दूसरा क्या आ जाता है, उपास्थि, जो आपके अंतः कंकाल में शामिल होता है। अब क्या है कि आपकी हड्डी जो है वो आपकी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है।
एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो इसके जोड़ने के लिए दो चीज आपकी बॉडी में है, एक को टेंडन कहा जाता है और दूसरे को लिगामेंट कहा जाता है। आपकी हड्डी जो है वो आपकी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है। जैसे ये मांसपेशी यदि हड्डी से नहीं जुड़ा होता तो ऐसे पकड़ खींच लेते, नहीं जुड़ा होता ऐसे पकड़ लेकिन खींचाता नहीं, क्योंकि ये आपकी मांसपेशी, आपकी त्वचा, ये डायरेक्ट आपकी हड्डी से जुड़ी हुई है, जिससे आपके पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। अतः अंत कंकाल में आपकी हड्डी भी आता है, आपकी उपास्थि भी आता है, और ये हड्डी उपास्थि आपके किसमें आता है? अंत कंकाल के अंतर्गत आता है, आपकी हड्डी से बनी हुई संरचना। अब इसमें एक टेंडन बोले और एक लिगामेंट बोले, तो टेंडन का अलग काम है और लिगामेंट का अलग काम है। कहेंगे सर टेंडन का काम क्या है? तो ये आपकी हड्डी जो है उस हड्डी से आपकी मांसपेशी को जोड़ने का जो कार्य करता है उसी को टेंडन कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि टेंडन क्या है? तो जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, जो हड्डी को आपकी मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, वैसे उत्तक को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। इसमें सफेद फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये टेंडन एक वैसा टिश्यू आपके बॉडी में होता है जो हड्डी को किससे जोड़ने का काम करता है? मांसपेशी से। क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, पीपीटी में लेटर ब्लैक या रेड बोलेंगे। देखो कलर चला ब्लैक है, पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, ब्लैक ही कलर है। हाँ ब्लैक कलर ही रहता है, लेकिन पता नहीं काहे ऐसे हो रहा है, जबकि लाइट बहुत कम कर दिए हैं। देखेंगे कल दूसरे बोर्ड पर क्लास लेकर, उस पे क्या इसका पोजीशन रहता है। चलो गौर करना मेरे बाबू। तो टेंडन और लिगामेंट में क्या बताए कि टेंडन क्या करता है? वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट जो होता है, ये लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक बोन है और ये भी आपका बोन है, तो इसके बीच में क्या? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से, जैसे यह हड्डी हो गया और यहां की हड्डी हो गया, इस बीच में ज्वाइंट रहता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। लेकिन आपकी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। जैसे ये आपका क्या हो गया? हड्डी हो गया, और ये क्या हो गया? मसल्स हो गया। ये भी क्या हो गया? मसल्स हो गया। तो हड्डी को मसल से जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन करेगा। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड्डी को हड्डी से क्यों जोड़ेगा? लिगामेंट। हड्डी को ये मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा टेंडन, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा उसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। इस प्रकार मानव के शरीर में यदि टोटल हड्डी की आपसे बात करेंगे तो आप डाटा ध्यान में रखेंगे। यदि मनुष्य में कुल हड्डी की बात करेगा तो मनुष्य में टोटल कितना हड्डी पाया जाता है? 206 हड्डी पाया जाता है। बच्चा की बात करेगा तो बच्चा में कितना हड्डी पाया जाता है? तो बच्चा में 208 हड्डी पाया जाता है। लेकिन नवजात शिशु की बात करेगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होता है 300 से 310। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितना होता है मेरे बाबू? नवजात शिशु में हड्डी की संख्या होती है 300 से 310। बच्चा में होता है 208, और बड़े लोगों की बात करेंगे तब उसमें कितना हड्डी होता है? 206। यानी हम लोगों में हड्डियों की संख्या कितना है? मांस किस में आएगा? मांस आपके बाह्य कंकाल में ही बाबू आता है, और मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ने का काम करता है वो लिगामेंट का, ये टेंडन कहलाता है, और हड्डी को जो हड्डी से जोड़ने का काम करता है उसी को लिगामेंट कहा जाता है। मनुष्य में कितना हड्डी होता है? 206। बच्चा में कितना हड्डी होता है? 208। और नवजात शिशु की बात करता है कि नवजात शिशु में हड्डी की संख्या कितना होता है? तो 300 से 310। कभी कभी 295 से 210 भी देता है, अर्थात नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या काफी कम होती है। अब आपके पूरे बॉडी में जो 206 हड्डी होता है, इसमें कहां कहां पर कौन सा हड्डी होगा, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। अतः बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य में टोटल कितना हड्डी हो गया? 206 हड्डी हो गया। अब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हड्डी के बारे में जान लेंगे और आपका 206 हड्डी पूरा जाएगा। जैसे ये पूरे हेड की बात करेगा, पूरे सिर की बात करेगा, तो आपका सिर जो है, इस सिर में टोटल कितना हड्डी पाया जाता है? तो टोटल 29 हड्डी पाया जाता है। मनुष्य के सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। और सिर्फ खोपड़ी की बात करेगा तब आंसर होगा 22। सिर्फ खोपड़ी में कितना हड्डी होगा? 22। और पूरा ले लेंगे, पूरा ये सिर लेंगे तब इसमें कितना हड्डी हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कमर की बात करेगा, कमर से पहले कंधा की बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे,
आपके सिर में कितना हड्डी होता है? 29 हड्डी होता है। फिर कंधा की बात करेंगे तो 2 इसमें भी होता है, 2 इसमें होता है। कंधा में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा? कंधा में हड्डी की संख्या 4 हो जाएगा। फिर छाती की हड्डी की बात करेंगे तो छाती में हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा छाती की हड्डी। हाथ का बात करेंगे तो 30 गो हड्डी एक हाथ में और 30 गो हड्डी एक हाथ में, 30 कितना हो गया? 60 हो गया। तो हाथ की बात करेंगे तो 60 हड्डी हो जाएगा। पैर की बात करेंगे तो 60 हड्डी हो जाएगा। कमर की बात करेंगे तो 2 हड्डी हो जाएगा। तो इस तरह से यदि सबको आप जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हड्डी कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। अब अलग अलग इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कमर में हड्डी की संख्या कै गो? 2 गो। कंधा में कै गो? 4 गो। कान में कै गो? 6 गो। चेहरा में कै गो? 14 गो। खोपड़ी में कै गो? 8 गो। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये 29 हड्डी जो है इसमें 8 गो रहता है खोपड़ी में, 14 गो चेहरा में, 16 गो रहता है कान में और 1 गो रहता है गला में। तब जाकर ये टोटल कितना पुर जाता है? ये टोटल हड्डी 29 को पुरता है। पार्टिकुलर एग्जाम में सवाल पूछता है रे बाबू कि बोलेगा बताइए चेहरा में हड्डी की संख्या कै गो? 14 गो। कान में 6 गो। खोपड़ी में 8 गो। गला में 1 गो। क्लियर हो गया? कान में 3 गो, एकरा में 3 गो, एकरा 6 गो। ये आपका कंधा में 4 गो। छाती में हड्डी की संख्या 12 गो। एक साइड में रिब्स होता है 12, एक साइड 12 12 24, एक बीच में रहेगा कितना? 25। रीढ़ की हड्डी की बात करेगा, याद रखना रीढ़ की हड्डी की बात करता है तो रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना होता है? 26 गो होता है। कमर में 2 हड्डी होता है, दोनों हाथ में 60 गो और दोनों पैर मिला के 60 गो। अतः टोटल नंबर ऑफ हड्डी कितना हो गया? 206। और बच्चा की बात करेगा 208 होगा क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके हड्डियां जुड़ जाती है 2 गो और 206 हो जाता है। और नवजात शिशु की बात करेगा उसमें 295 से 310, एवरेज कभी कभी 300 भी आंसर सही देता है। क्लियर हो गया? तो आगे हम आपको दिखा देते हैं। ये लिगामेंट के बारे में लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको पता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा वो लिगामेंट कहलाएगा। मनुष्य में क्या हड्डी? 206। नवजात शिशु में कितना? 300। बचवा में कितना? 208। ये सब तो आपको ऑलरेडी याद है क्योंकि हम सब हड्डी के बारे में पार्टिकुलर आपको बता चुके हैं। अब बच्चों में हड्डियों की दरारें काफी ज्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है दरारें बढ़ती जाती है और बच्चे में क्या हड्डी ज्वाइंट होते जाता है, इसलिए वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें हड्डी की संख्या 206 हो जाती है। यदि सिर की बात करेगा उसमें 29 हड्डी होगा। कपाल में बताए 8, चेहरा में बताए 14, कान में बताए 6 और कंठ में बताए 1। सबको पता होगा। सिर्फ खोपड़ी की बात करेगा तो 8 गो और 14 गो, 8 4 12 कितना? 22 हड्डी हो जाएगा। यदि हाइड ब्रेन की बात करेगा तब 1 हो जाएगा। यदि कंधा की बात करेगा तो इसमें 4 गो हड्डी हो जाएगा। हाथ की बात करेगा 60 गो हड्डी हो जाएगा। पैर की बात करेगा 60 हड्डी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा 26 हड्डी होता है। आपके रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डी होता है? 26 गो हड्डी होता है। कलाई की हड्डी का अलग से नाम रखा गया। ये तो नंबर ऑफ हड्डी आप देख लिए कि किस अंग में कितना हड्डी पाया जाता है। कान में 6 गो। चलिए थैंक यू वेरी मच। आपके गला में क्या गो? गला में 1 हड्डी। रीढ़ में 26 गो, छाती में 25 गो, कमर में 2 गो, हाथ में 60 गो, पैर में भी 60 गो। अब देखो कलाई की हड्डी का एक अलग से नाम होता है, उसको कार्पल्स कहा जाता है। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है। इसके बाद तलबे की हड्डी को मेटाटार्सल के नाम से जाना जाता है। तलबा की हड्डी को क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल। कई बार ये सारे क्वेश्चन भी आए हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस अंग में कौन कौन सा हड्डी रहता है। फिर ध्यान से सुनेंगे। कलाई में हड्डी की संख्या, ये कलाई जो आपका है इसमें मात्र 2 हड्डी, एक इस साइड से एक इस साइड से होता है। इस हड्डी को क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। फिर आपके जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है। घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है और तलबे की हड्डी को मेटाटार्सल के नाम से जाना जाता है। अतः आपके बॉडी में हड्डियां जो है ये अलग अलग नाम में अलग अलग जगह के नाम से जाना जाता है। अब कहता है कि फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है? ये आपके छाती में एक बीच में हड्डी होता है, इसको कहा जाता है एस्टर्नम। छाती जो आपका है इसकी हड्डी इस तरह की होती है। 1 मिनट गौर करेंगे भाई, फिगर हम आपको समझा देते हैं। आपकी छाती जो होती है मेरे भाई, तो इसमें एक बीच में हड्डी होता है, इसको क्या कहा जाता है? एस्टर्नम के नाम से जाना जाता है। ये छाती की हड्डी होती है। अब इसके दोनों साइड
इस तरह से आप देखेंगे इसके दोनों साइड इस तरह से 12-12 गो हड्डी पाया जाता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हड्डी यो साइड 12 हड्डी यो साइड हो गया, तो 12-12 कितना हो गया 24, एक स्टर्नम हो गया कितना 25। तो छाती में हड्डी की संख्या कितना हो गया मेरे भाई, तो छाती में हड्डी की संख्या हो गया 25, और ये 12-12 जोड़ा हड्डी दोनों साइड होता है, इसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की पसलियों का एक सिरा खुला रहता है और दूसरा सिरा क्या रहता है, क्लोज रहता है। कमर में दो पेल्विक गिरडल होता है, आपके कमर में जो हड्डी पाई जाती है उसको पेल्विक गिरडल कहते हैं, और हम पहले बता चुके हैं कमर में 2 हड्डी होता है। छाती में क्या गो 25 गो, 12 गो एन्ने 12 गो एन्ने 24, एगो बीच में स्टर्नम रहता है, कितना हो गया 25 गो हड्डी आपके छाती में पाया जाता है। अब हड्डी का निर्माण किससे होता है, तो आपके बॉडी में जो हड्डी का निर्माण मेन रूप से कैल्शियम और फास्फोरस को मिलाकर होता है, जिसको कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। अतः कैल्शियम फॉस्फेट जो है इससे आपकी हड्डी का निर्माण होता है। और आपके बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में सवाल पूछा जाए कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर कैल्शियम होगा। और हम आपको बता दें 98% आपकी हड्डी का जो भाग है वो कैल्शियम का होता है, अब मात्र 2% क्या रहता है फास्फोरस। आपके हड्डी में सबसे ज्यादा रहता है आपका कैल्शियम 98%, और मात्र 2% क्या रहता है फास्फोरस रहता है। आपका जो स्ट्रेंशियम है जिसकी परमाणु संख्या 90 होती है, ये कैल्शियम की तरह ही व्यवहार करता है। एस्ट्रोंशियम हम लोगों की बॉडी में जो रहता है वो कैल्शियम की तरह ही व्यवहार करता है, जो हड्डियों पर जाकर क्या होता है कैल्शियम को जमाने का काम करता है। इसके अलावे आपके बोन मैरो में क्या होती है, कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, और जब बोन मैरो की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तो जानते हैं उससे किसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है। जब सक्रिय हो जाता है तो इससे अधिक संख्या में WBC का निर्माण होता है, और जब अधिक संख्या में WBC का निर्माण होता है तो उससे एक बीमारी हमारी बॉडी में होती है, उसको बोन कैंसर कहा जाता है, यानी उसको हड्डी कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावे धीरे धीरे वो क्या करता है, WBC आपके ब्लड को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, अतः वो ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपकी हड्डी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को बोन कैंसर कहते हैं, और WBC का निर्माण जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, जब WBC की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में निर्माण हो तो इसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। कहता है कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने से हड्डियां कमजोर हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा काफी कम हो जाती है तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और हड्डियां जब कमजोर हो जाती है तो देखते क्या हो जाता है, वह रिकेट्स का शिकार हो जाता है। बच्चों में जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहा जाता है, और बड़े लोगों में जो बीमारी होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्शियम की कमी से जो बच्चे में बीमारी होती है इस बीमारी को क्या कहा जाता है, रिकेट्स कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से, या कभी डायरेक्ट पूछता विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में बीमारी होती है उस बीमारी को क्या कहा जाता है, उस बीमारी को कहा जाता है रिकेट्स की बीमारी। और बुजुर्ग लोगों में, बड़े लोगों में जो कैल्शियम की कमी से बीमारी होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। बच्चे में जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहा जाता है, और बड़े लोगों में जो बीमारी होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। और विटामिन डी क्या है, हड्डी पर कैल्शियम के जमाव में मदद करता है। ये विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कहां से मिलती है आपको पता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और ये मुख्य रूप से विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को मिलता है। और ये विटामिन डी का काम क्या होता है, ये आपकी हड्डी के ऊपर कैल्शियम के जमाव में मदद पहुंचाता है। क्योंकि परीक्षा में तो सवाल पूछा जाएगा कि हड्डी में जो कैल्शियम का जमाव होता है इस हड्डी पर कैल्शियम के जमाव को कौन मदद पहुंचाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के जमाव को मदद पहुंचाता है। यदि किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए या कैल्शियम की कमी हो जाए तो बच्चे में रिकेट्स बीमारी होती है, और बड़े लोगों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। हमारे पूरी शरीर में सबसे लंबी हड्डी की बात करेगा तो वो जांघ की हड्डी कहलाती है। सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो हम लोगों के कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। हम लोगों के कान में एक सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टिप्स कहा जाता है। अतः ये कान की हड्डी जो है वो हमारे बॉडी का या हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है, और हम लोगों के जांघ का जो हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी को स्टिप्स के नाम से और सबसे बड़ी हड्डी को फीमर के नाम से जाना जाता है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करेगा या मजबूत मांसपेशी की बात करेगा
दो सवाल पूछता है कि शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो ये जबड़ा का जो हड्डी होता है ये शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है, और ये जबड़े की मांसपेशी जो होता है ये शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी होता है। शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होगा, जबड़े की मांसपेशी, और शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन होगा, जबड़े की हड्डी। कान की सबसे छोटी हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टिप्स के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है, फीमर होता है, और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, स्टिप्स होती है। आपका जो वर्टिब्रेट क्लब होता है, कशेरुकी दंड होता है, इसकी संख्या 33 होती है। आप पे 26 को सिर्फ रीढ़ की हड्डी होता है, उसके बाद 2 को कमर में हड्डी होता है, और इधर छाती से ये पीछे से कंधा से जुड़ा हुआ 4 होता है। तो 26 2 कितना हो गया, 28 हो गया, 28 4 कितना हो गया, 32 हो गया, और एगो बीच वाला पार्ट्स हो गया 33। यानी कुल मिलाकर यदि वर्टिब्रल कॉलम की बात किया जाए, कशेरुक दंड की बात किया जाए, तो इसमें कितनी हो जाएगी, इसकी संख्या 33 होती है आपके बॉडी में। हाथ में ह्यूमरस के साथ साथ रेडियस और अल्ना अन्य 2 हड्डियां भी पाई जाए। आपका हाथ जो है इसको कहा जाता है अल्ना, इसको क्या कहा जाता है, अल्ना कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। अब कहता है हम जब लिखते हैं तो कितनी हड्डी का प्रयोग करते हैं, देखो लिखने में 3 उंगली प्रयोग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें लिखते समय हम लोग कितनी हड्डी का प्रयोग करते हैं, 8 हड्डी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे इस 5 उंगली मिलाकर जो है 4 तिया 12 2 14 हड्डी होता है। लेकिन जब लिखते हैं तो ये दोनों उंगली यूज नहीं होता है, ये 3 उंगली यूज होता है। तो 3 3 6 2 कितना 8, यानी लिखते समय हम लोग कितने हड्डी का प्रयोग करते हैं, 8 हड्डी का प्रयोग करते हैं। और हमारी खोपड़ी में जो ब्रेन अवस्थित रहता है, ये ब्रेन के चारों ओर 8 हड्डी होता है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि मानव का मस्तिष्क कितनी हड्डी से घिरा रहता है, तो आप क्या बोलोगे, मानव का मस्तिष्क जो है वो 8 हड्डी से घिरा रहता है। और लिखते समय कितनी हड्डी का प्रयोग करते हैं, तो लिखते समय हम लोग 8 हड्डी का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप गौर कीजिएगा, जब बहुत ज्यादा दौड़िएगा या आपको थकावट महसूस होगा या फिर आप खेलिएगा तो आपके बॉडी में दर्द होने लगता है, मांसपेशियां दुखने लगती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही आपके शरीर में थकान का महसूस होता है। हमारे कानों में उपास्थि की उपस्थिति के कारण ही उसे आसानी से मोड़ा जाता है। देखते कान को हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, नाक को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, काहे कि इसमें हड्डी नहीं है, हड्डी इतनी योग बीच में स्टिप्स था, ये बीच में उपास्थि रहता है। उपास्थि लचीली हड्डी को कहा जाता है। अतः कान हो, नाक हो, ये सब क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि वो उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का मतलब होता है लचीली हड्डी। वैसा हड्डी जिसमें लचीला हो, इलास्टिक हो, उसी को उपास्थि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। सबसे मजबूत हड्डी में किसका नाम आएगा, फीमर का नाम आएगा, और सबसे छोटी हड्डी में स्टिप्स का नाम आएगा। सबसे मजबूत मांसपेशी में जबड़े की मांसपेशी, सबसे मजबूत हड्डी में जबड़े की हड्डी, सबसे लंबा हड्डी में जांघ की हड्डी का नाम आता है। कहता है एक्टिन मांसपेशी का वह भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने में क्या करता, सिकुड़ता है। एक्टिन आपकी मांसपेशी का पार्ट है जो आपके संकुचन में क्या करता, उत्पन्न होता है। मानव शरीर में द्विस्थिरिक मांसपेशी हाथ में स्थित होती है। मानव शरीर में कहता है द्विस्थिरिक मांसपेशी कहां होती है, तो आपके हाथ में होती है। सार्कोलेमा वो झिल्ली होता है जो मांसपेशी तंतु को क्या करती है, कवर का काम करती है। सार्कोलेमा एक झिल्ली हमारे बॉडी में होता है जो मांसपेशी तंतु को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इन सारे लाइन को हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। ऑर्थोप्लास्टिक कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। दांतों के इनामेल की ऊपरी परत जमी होती है। इस परत में क्या होता है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बना होता है। कहता है दांत का इनामेल शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है जो शरीर का सबसे कड़ा भाग माना जाता है, और इस इनामेल के कारण ही दांत का रंग उजला होता है। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि दांत का रंग उजला क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे, इनामेल के कारण ही दांत का रंग उजला होता है। मानव का मस्तिष्क कितनी हड्डी से घिरा रहता है, 8 हड्डी से घिरा रहता है। लिखते समय कितना हड्डी का यूज करते हैं, तो 8 हड्डी का यूज करते हैं। एड्रेनालाइन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की गति को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन हार्मोन करता है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डी द्वारा प्रभावित होता है। जैसे वो तीनों हड्डी किस नाम से जानी जाती है, एक को हैमर कहा जाता है, दूसरे को एनविल कहा जाता है, और तीसरे को स्टिप्स कहा जाता है। ये तीनों हड्डी क्या करता है, आपके कान में वाइब्रेशन पैदा करता है, आपके कानों में वाइब्रेशन उत्पन्न करने का काम करता है। चलिए मेरे दोस्त, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, एक छोटा सा
प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक था जिसका नाम है कंकाल तंत्र, जो काफी स्मॉल सा पार्ट्स था। यह कंकाल तंत्र आपका समाप्त होता है। अब कल यानी अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तो यानी शनिवार को यानी कल आपसे मुलाकात होगी, तो उस सर्जन तंत्र का हम क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे। समय बच जाएगा तो इसका भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा, नहीं बचेगा तो अगले वीक में होगा। तत्काल सोमवार को हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जस्ट इसके बाद का जो टॉपिक होगा, अब हम लोग मंडे से नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल आप लोग जरूर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन होगा आपके उत्सर्जन तंत्र का। थैंक यू वेरी मच।